सो गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एग्जाम वाला विद योगिता मुकाती में। सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन कर रहे सभी बच्चों को अग्रिम रूप से बहुत सारी शुभकामनाएं। अब आप सोच रहे होंगे मैडम शुभकामनाएं क्यों दे रही है, कोई टीचर नहीं देता है। मैं इसलिए दे रही हूँ कि आप लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मैंने सोचा शुभकामना देके आपको मोटिवेट कर लूं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो भगवान चाहेगा तो अपन सफल ही होंगे। नहीं तो जो नॉलेज भी अपन अर्जित कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं काम आएगा। ठीक है, तो हमको हिम्मत नहीं हारनी है, हमें बिल्कुल जुटे रहना है। जुटे ऐसे रहना है कि जब तक हम अपना अंतिम लक्ष्य प्राप्त नहीं कर ले, जब तक हम एग्जाम ना दे ले, तब तक हमें मैराथन सीरीज से बने रहना है। ज्यादा लंबी सीरीज नहीं है, पूरा आपको इसमें जीएस पढ़ाया जा रहा है। अब आज की सीरीज से मैं पूरा डिस्क्रिप्टिव लेके आई हूँ ताकि आपको वहां से एक दो फैक्ट और मिल जाए। जैसे मैंने कहा है कि 2-3 दिन में मैं कोशिश कर रही हूँ कि सारा जीएस आपको कवर करवाऊं। यह तभी पॉसिबल है, इसकी पॉसिबिलिटी तभी है जब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में कुछ कुछ चीजें पढ़ा दूं ताकि आपको एक की जगह 3-4 फैक्ट मिल जाए। यह हमारा एप्लीकेशन का सिंबल है, लोगो है। आप चाहे तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए आपको प्ले स्टोर पे जाना होगा। एग्जाम वाला विद योगिता मुखाती सर्च करेंगे, ऐसा लोगो आपको दिखेगा, उसे आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। ठीक है, कोई पैसा नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स परचेज करते हैं उसका पैसा है, बाकी इसका कोई पैसा नहीं है। पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। पहला जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, जनरली सभी बच्चों से बन जाता है। मुझे नहीं लगता कि शायद ये क्वेश्चन किसी से ना बने, लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी होगी। ठीक है, इसका मैंने इंग्लिश वर्जन भी लिखा है, इसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश में भी लिखा है। बाइलिंगुअल क्लासेस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चों के लिए एक साथ में तैयारी करवाई जा रही है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी में कितनी हड्डियां होती है? सभी को पता है हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती है, लेकिन हम अगर थोड़ा सा इसको पढ़ लें तो शायद हमें कुछ नया पता चल जाए। मानव शरीर में कुल 206 हड्डियां होती है, लेकिन जन्म के समय शिशुओं में 300 हड्डियां होती है। ठीक है, अभी 300 हड्डियां क्या करती है, जब हम बड़े होते हैं तो आपस में जुड़कर 206 रह जाती है, क्योंकि कुछ हड्डियां जैसे खोपड़ी और रीढ़ की हड्डी फ्यूज मतलब जुड़ जाती है। यह संख्या हड्डियों के अलग अलग प्रकारों और व्यक्तिगत शारीरिक भिन्नताओं के कारण थोड़ी भिन्न हो सकती है, लेकिन एक जो मानव संख्या, एक मानक संख्या जो है, ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% ही 206 हो। ठीक है, पर एक जो मानक संख्या है वो 206 ही है। हड्डियों की जो संख्या एक वयस्क मनुष्य में होती है वो 206 ही होती है। इसी को मैंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, ये हमें बताना है। तो कौन सी होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं। लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट को पता होना चाहिए। फीमर मानव शरीर के सबसे लंबी और मजबूत और सबसे भारी हड्डी है, जो जांघों में मौजूद होती है ना। जांघ जहां से स्टार्ट होती है ना, पूरे आपके घुटने के ऊपर वाला पोर्शन वहां पर होती है। और इसे आमतौर पर जांघ की हड्डी भी कहा जाता है। इसकी औसत लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है। तो कौन सी हड्डी होती है? फीमर हड्डी होती है। फीमर सबसे लंबी हड्डी होती है और एक होती है स्टेपिस, वो सबसे छोटी होती है। ये आपको ध्यान रखना है। कहाँ पाई जाती है? जांघों में पाई जाती है, और इसकी लगभग एक औसत लंबाई 48 सेंटीमीटर होती है।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। मानव शरीर, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो आप मेरे लिए लाइक तो कर ही सकते हैं। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसी तरह की इंफॉर्मेशन पाने के लिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे सेंड कर दें अपने सर्कल में। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी? तो जो हमारे मध्य कान में, मिडिल ईयर में पाई जाती है, कौन सी हड्डी? स्टेपिस। ठीक है, यह सबसे छोटी हड्डी होती है मध्य कान में, कान के अंदर की ओर 3 मिलीमीटर लंबी होती है, जो ध्वनि कंपनों, साउंड वाइब्रेशन, जो साउंड वाइब्रेट होता है उसको आंतरिक कान तक पहुंचने और सुनने में मदद करती है। यह 3 छोटी हड्डियों की बनी होती है, जिन्हें सामूहिक रूप से श्रवण अस्थिया कहा जाता है। ये लिखा है आपके मेलस, ल्यूकस और स्टेपिस, तीनों से मिलकर बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह जंतु जो पौधे और वह जंतु जो पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं उसे क्या कहते हैं? देखो, एक होते हैं शाकाहारी, एक होते हैं मांसाहारी और एक होते हैं सर्वाहारी। तो जो दोनों को खाते हैं, जो दोनों को खाते हैं, पौधे का भी सेवन करते हैं मतलब वनस्पतियां भी खाते हैं, और जंतु मतलब मांस भी खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? आई थिंक इसका आंसर भी आपको पता होगा। व्हाट इज द एनिमल that refers to both plants and animals? दोनों को रिफर्स करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? जो जंतु पौधे जो जंतु पौधे और जंतु दोनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी, ओमनिवर कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य भी शाकाहारी मांसाहारी होता है। भालू और कुछ पक्षी, ये जीव अपने पोषण के लिए पौधे और जानवरों दोनों से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, जिससे वह पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और विभिन्न वातावरणों में जीवित रह पाते हैं। जहाँ चले गए शाकाहारी माहौल है, वनस्पतियां वनस्पतियां है, वनस्पति खा के अपना दिन निकाल लिया। मांसाहारी में चले गए तो मांस खा के अपना दिन निकाल लिया। जैसे बहुत सारे इंसानों की अगर हम बात करें तो प्योर वेजिटेरियन होते हैं, फिर वो कहीं बाहर जाते हैं घूमने तो देखते हैं कि यार ये तो नॉन वेज एरिया है, मन नहीं होता उनका खाने का, तो क्या होते हैं, भूखे रहते हैं वो, है ना। तो हर स्थिति में क्या करते हैं ऐसे लोग, ऐसे जंतु, हम भी एक जंतु है, हम भी एक प्राणी है, अपने आप को उसमें ढाल लेते हैं। निम्न में से कौन सा एक सर्वाहारी प्राणी है? सर्वाहारी प्राणी का मतलब जो दोनों खाता है। क्या शेर है, क्या गाय है, क्या कौवा है, या ये सभी? कौन सा ऐसा है? आप शायद शेर कहेंगे, लेकिन इसका राइट आंसर कौवा होगा। कौवा वनस्पति भी खा लेता है, कौवा मांस भी खा लेता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है? सर्वाहारी है। क्वेश्चन बहुत इजी है, इस टाइप के ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आप कंफ्यूज होते हैं एग्जाम में, उसके बावजूद भी गलत करके आते हैं। कई बार क्वेश्चन आने के बावजूद भी हम लोग गलत करते हैं, बाहर निकलते हैं, पेपर चेक करते हैं या अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार ये क्वेश्चंस तो हमें आता था, उसके बावजूद भी हमने गलत कर दिया। तो मैडम ऐसा ना हो तो इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए कुछ नहीं करना है बेटा, सिर्फ प्रैक्टिस, सिर्फ मेहनत और कुछ नहीं। मेहनत से अच्छा वरदान मनुष्य के लिए कुछ नहीं है। सच बता रही हूं मैं, मेहनत जिसने करनी सीख ली, 24 घंटे जिसने अपने यूटिलाइज करना सीख लिए, वो इंसान कहीं पर भी डिबेट नहीं खा सकता, मतलब वो फेल हो ही नहीं सकता। मेहनत बहुत जरूरी है, मेहनत के दम पे आप सब कुछ पा सकते हैं। किस जानवर की गर्दन सबसे लंबी होती है? सबसे लंबी गर्दन वाला जानवर जिराफ है, जिसकी गर्दन 2.4 मीटर लगभग 8 फीट तक लंबी हो सकती है, जिससे वह ऊंचे पेड़ों की पत्तियां खा सकता है और शिकारियों से बच जाता है। कुछ भी काम का नहीं है, सिर्फ काम का इतना है कि जो जिराफ नामक
जानवर है उसकी गर्दन सबसे लंबी होती है, ये आपको ध्यान देना है। अब ये क्वेश्चन इससे मिलता जुलता मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पशु आपको सबको पता है कि टाइगर है, लेकिन धरोहर पशु पूछे कि धरोहर में किसे शामिल किया गया है, तो वो हाथी है। ये ध्यान रखना है, इसलिए जानबूझ के इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर मेंशन किया है। भारत के, अब यहाँ धरोहर वगैरह कुछ नहीं है, डायरेक्ट लिखा है भारत के राष्ट्रीय पशु का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रीय पशु बाघ, रॉयल बंगाल टाइगर है, जिसे 1972 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया। तो यहाँ से फैक्ट ये निकलता है कि क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, कैसा आ सकता है, भारत का राष्ट्रीय पशु रॉयल बंगाल टाइगर है, इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा कब दिया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए। इन द 1972 1972 में इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया। अब सोचिए, अगर आप 11 साल के हैं तो आपके जन्म के कितने साल पहले इसे राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिया गया, यह आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जो सही कमेंट करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बोलोगे मैडम ये कैसा लॉजिक, तो बेटा सड़ा सा क्वेश्चन पूछा, इसका भी आंसर ठीक से नहीं दे पाएंगे, दिक्कत है ना। ऑक्टोपस के कितने हृदय होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, आपको ध्यान रखना है। ऑक्टोपस के कितने हृदय होते हैं, हाउ मेनी हार्ट्स डज एन ऑक्टोपस हैव। ऑक्टोपस के 3 हृदय होते हैं। एक मुख्य प्रणालीगत हृदय जो पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पंप करता है, एक मेन होता है, और 2 इसकी ब्रांच होती है जो हृदय, जो क्या करती है, हृदय रक्त को गल फड़ो मतलब गिल्स तक ले जाती है ताकि वह ऑक्सीजन ले जा सके, मुख्य हृदय तक वापस पहुंचा सके, उसे सक्रिय जीवन शैली के लिए पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। मुद्दे की बात यह है कि ऑक्टोपस के कितने हृदय होते हैं, तो ये हमको ध्यान रखना है, 3 होते हैं, एक मत लगाना। ऑक्टोपस के टोटल 3 हृदय होते हैं। कितने हृदय होते हैं, 3 हृदय होते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तुरंत कमेंट करो। हमारे शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। इसके बाद आप इसका कमेंट कीजिए कि हमारे शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, इसके बारे में बताएं। ठीक है, दोनों आपको आंसर कमेंट करके बताना है। छोटी के लिए सी लिखते हैं और हड्डी का नाम लिखे, और बड़ी के लिए बी लिख दे, है ना, स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट जैसा आपको उचित लगे, मैं समझ जाऊंगी। केचुआ अपने किस अंग से सांस लेता है, बहुत 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 अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केचुए को किसान का मित्र भी कहा जाता है। ध्यान रखना कि अगर पूछ ले कि निम्न में से ऐसा कौन सा जीव है जिसे किसान का मित्र कहा जाता है, तो ये केचुआ ही है, क्योंकि केचुआ क्या करता है, जुताई का काम कर देता है। विथ विच पार्ट ऑफ द अर्थवर्म डज इज ब्रीथ, है ना, किस भाग से ब्रीथ लेता है, सांस लेता है। केचुआ अपनी त्वचा से, और एक बात और बता दूं कि त्वचा शरीर का सबसे बड़ा अंग है। देखो, अगर हम मुंह बोलेंगे, पेट बोलेंगे, लेकिन सबके ऊपर क्या है, त्वचा, तो ये सबसे बड़ा अंग भी है, ध्यान रखियो, इंपॉर्टेंट है। से सांस लेता है जिसे त्वची शोषण भी कहते हैं। इसकी त्वचा पतली, नम्र और रक्त कोशिकाओं से भरपूर होती है, जिससे ऑक्सीजन सीधे रक्त में घुल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। मतलब अगर केचुए की त्वचा सूखने लगेगी तो केचुए की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि केचुए की जो त्वचा है, जो स्किन है, वो किस चीज का काम कर रही है, सांस लेने का। और आप लोग अच्छे से जानते हैं, कोई भी जीव सांस के बिना, ब्रीथ के बिना नहीं जी सकता, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, पता है ना आप लोगों को। बोलो यस मैडम। चलिए, जिराफ के कितने पेट होते हैं,
बहुत बढ़िया क्वेश्चन। तो जिराफ का मेनली तो एक ही पेट होता है, लेकिन 4 अलग अलग खंड चैम्बर होते हैं, जो गाय भैंस की तरह जुगाली करने वाले जानवरों की श्रेणी में आते हैं। ये 4 भाग वाला पेट उन्हें बबूल क्यों है? 4 पार्ट है, तो जो जो हार्ड वनस्पति है उनको चबाना है, तो सबके काम बटे हुए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सबसे ऊंची गर्दन जिराफ की, और 4 चैम्बर होते हैं इनके पेट में। और अपने कहां पर 4 चैम्बर होते हैं मनुष्य में? दिल में। ठीक है। मुर्रा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। मुर्रा शब्द किस जानवर के लिए प्रयुक्त होता है? मुर्रा शब्द, मान लो गाय दे दिया, बकरी दे दी, भैंस दे दी, भैंसा, और क्या दे दिया? भेड़ दे दी। तो इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? ए बी सी डी। तो सही ऑप्शन सी होगा, क्योंकि मुर्रा जो शब्द है वो भैंस के लिए यूज होता है, बफेलो के लिए। मुर्रा शब्द का आम अर्थ मुर्रा भैंस है, जो भारत की एक उच्च उत्पादक दूध नस्ल है, मतलब सबसे ज्यादा दूध देती है, और फेट भी खूब होता है। अपने काले रंग और विशिष्ट घुमावदार सींगों के लिए जानी जाती है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है, बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इसका उत्पत्ति स्थान क्या है। तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है, ओरिजिन प्लेस है, वो हरियाणा और पंजाब है। ठीक है। चलिए, किस जानवर की उम्र अधिक होती है? बताइए। आपने पूरा जीके पढ़ लिया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। तो भारत में और दुनिया भर में कछुए, क्वेश्चन पूछा गया ही है, कछुए सबसे अधिक उम्र तक जीने वाले जानवरों में से है। खासकर विशालकाय कछुए, जो 150 से 200 साल या उससे भी अधिक जी सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर आपने, आपके घर में कुआं है या आपने कछुआ पाला, तो पहले आप चले जाएंगे ऊपर, लेकिन कछुआ रह जाएगा। ठीक है। बच्चे कहेंगे हमारी मम्मी ने, हमारी नानी ने पाला था इसको। ठीक है। तो इतनी उम्र होती है कछुए की। किस पक्षी का अंडा सबसे बड़ा होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और आपको आता भी होगा। सबसे बड़ा जो अंडा होता है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। सबसे बड़े पक्षी का अंडा शुतुरमुर्ग का होता है, जो किसी भी जीवित पक्षी और भूमि जानवर का सबसे बड़ा अंग है, जिसका वजन 1.4 किलोग्राम 3 पाउंड तक हो सकता है। यह 24 मुर्गी के अंडों के बराबर होता है। ये हैन, ये ऑर्टिक, मतलब 24 मुर्गी और एक शुतुरमुर्ग का अंडा। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं। पृथ्वी पर सबसे बड़ा, जैसे यहाँ पर आप आंसर दो, पृथ्वी पर सबसे लंबी आयु किसकी होती है? जल्दी से बताओ, अभी हाल बताया मैंने, जग रहे हो कि सो रहे हो? पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? तो सबसे बड़ा जानवर ब्लू व्हेल, जिसे हम नीली व्हेल, ठीक है, कहते हैं, जो लंबाई वजन दोनों में सबसे विशाल है। यह 100 फीट तक लंबी और 200 टन तक वजनी हो सकती है, जो इसे आज तक का सबसे बड़ा जीवित जानवर बनाता है। इसकी लंबाई और इसका वजन दोनों ही इसको क्या बनाता है? सबसे बड़ा जानवर। चलिए, सर्वाधिक प्रोटीन किस जानवर के दूध में पाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। सर्वाधिक प्रोटीन किस जानवर के दूध में पाया जाता है? आपको दे देंगे बकरी, गाय, भेड़, और भैंस। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा? क्या ए होगा, क्या बी होगा, क्या सी होगा, क्या डी होगा? तो सबसे इंपॉर्टेंट, भेड़। आमतौर पर भेड़ के दूध में अन्य पक्षियों की तुलना में सबसे अधिक प्रोटीन होता है, जो अक्सर गाय, बकरी और भैंस के दूध से भी अधिक होता है। इसके बाद भैंस का दूध आता है। भेड़ का दूध अपने समृद्ध प्रोटीन ठोस पदार्थों के कारण पनीर और दही के लिए उत्कृष्ट होता है, जबकि याक के दूध में भी उच्च स्तर का प्रोटीन पाया जाता है। अब तुम बोलोगे याक क्या होता है? बेटा, याक वही वाला जानवर है जो तुमने नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी में
चिल्ला चिल्ला के पढ़ा, वाई फॉर याक, वाई फॉर याक, वही वाला याक। मानव शरीर में रक्त शुद्धिकरण के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जनरली अगर आपने चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ा होगा, क्लासेस में टीचर को सुना होगा, तो इसका आंसर भी पॉसिबिलिटी में है कि आपको आ जाए। मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण के लिए मुख्य रूप से गुर्दे मतलब किडनी, है ना, जिसकी किडनी खराब हो जाती है वो डायलिसिस कराता है, सुनते हैं ना अपन, वो रक्त का शुद्धिकरण उसको करवाने के लिए जाना होता है। लीवर जिम्मेदार है जहां गुर्दे रक्त से अपशिष्ट और अतिरिक्त तरल पदार्थ को छानकर मूत्र के रूप में निकालते हैं। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। साधारणतः गाय का गर्भकाल कितने समय का होता है? तो ये 280 से 283 तक, है ना। अब हो सकता है आपको एग्जाम में 285 दिया हो, इसी के अप्रोक्सीमेट आपको लगाना है। प्रीवियस ईयर में 285 दिया था और वही सही आंसर माना गया था। लगभग 9 महीने तक होता है। हालांकि गाय की नस्ल, बछड़े के लिंग और उसके अन्य कारकों के आधार पर इतने दिनों में भी भिन्न हो सकता है, लेकिन एक मानक समय 285 है, 285 है। ठीक, मैंने इतना सारा रामायण इसलिए लिखी कि कहीं आप पढ़ लो तो आपके मन में ये विचार ना आ जाए कि मैडम ने तो गलत पढ़ा दिया, है ना। चलिए आगे चलते हैं। ऊंट को मरुस्थल का कहा जाता है। अब ये क्वेश्चन पढ़ाने जैसा नहीं है, क्योंकि बच्चे बच्चे को पता है कि उसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था तो मुझे सीरीज में डालना इंपॉर्टेंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, भाखड़ा नंगल बांध परियोजना। भाखड़ा नंगल बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? भाखड़ा नंगल डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? तो भाखड़ा नंगल बांध सतलुज नदी पर स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में है। ये भारत के सबसे बड़े और ऊंचे गुरुत्वाकर्षण बांधों में से एक है, जो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के लिए बिजली उत्पादन और सिंचाई का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इनमें से जो पार्ट है, एक तो किस नदी पर स्थित है, किस क्षेत्र में स्थित है, और किन राज्यों के लिए बिजली उत्पादन का कार्य करती है। इस क्वेश्चन से 3 फैक्ट निकल के आते हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। नागार्जुन सागर बांध। तो जो नागार्जुन सागर बांध है, ये मुख्य रूप से तेलंगाना राज्य में है। आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले की सीमा पर कृष्णा नदी पर है। ठीक है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा कृष्णा नदी पर स्थित है। इसका संचालन दोनों राज्य द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दो राज्यों का जिक्र है, ये आपको याद रखना है। ये भारत की सबसे शुरुआती बड़ी सिंचाई और जल विद्युत परियोजनाओं में से एक है। इन दोनों राज्यों के कई जिलों में सिंचाई और बिजली प्रदान की जाती है। कहाँ कहाँ? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। कहाँ कहाँ पर? तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। वर्षा जल संचलन, वर्षा जल संचलन के कितने तरीके हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मुख्य रूप से दो तरीके हैं। एक तो सतही अपवाह संचयन, ठीक है, सरफेस रेन ऑफ हार्वेस्टिंग, और छत वर्षा जल संचयन, रूट टेप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, है ना, छत से के पानी से आप, छत पे से जो पानी आता है देखते होंगे आप वर्षा में, लोग ड्रम लगाकर, बकेट लगाकर उसको क्या करते हैं, संचित कर लेते हैं, और जो एक सतह पर बहता है उसमें भी हम जल का संचलन कर सकते हैं, संवहन कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। जिनमें छत के पानी को टैंकों में जमा करना, है ना, या तो टैंकों में जमा कर लेते हैं या उसको नीचे जमीन के नीचे उतारना शामिल है। कैसे भी करके आप वर्षा का जल का क्या कर सकते हैं, संचयन कर सकते हैं, उसे कलेक्ट करके रख सकते हैं। क्वेश्चन अच्छा है। किस राज्य में रानी की वाव बावड़ी स्थित है? यह जब हमारा नोटबंदी चली थी, है ना, 2018 में, तो रानी की वाव
अपने एक नोट पर भी है। पढ़ते हैं। रानी की वाव भारत के गुजरात राज्य के पाटल में स्थित प्रसिद्ध बावड़ी है। ठीक है, तो एक तो ये कि गुजरात राज्य में है। जुलाई 2018 में आरबीआई ने कौन से नोट पर, 100 रुपए के नोट पर इसे चित्रित किया गया है और 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया है। हमारे भारत की जो संपत्ति है, धरोहर है रानी की वाव, इसको विश्व विरासत में भी शामिल किया गया है। मुद्दे की बात यहाँ पर ये आती है कि यहाँ पर तीन चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। एक तो रानी की वाव कहाँ पर है, गुजरात में है। कौन से नोट पर अंकित है देखना, जो नए नोट है ना, 100 रुपए के नए नोट, पुराने नहीं, नए नोट, उस पर ये आपको मिलेगी। 22 जून 2014 को इसको यूनेस्को में विश्व विरासत में शामिल किया। और कब से रानी की वाव 2000, रानी की वाव कब से 100 रुपए के वोट पर है, वो 2018 से। 4-5 फैक्ट है, ये आपको याद होने चाहिए। पश्चिमी हिमालय के अपवर्तन चैनलों को क्या कहा जाता है? तो इसके जो अपवर्तन चैनल है इसको कुल्स कहा जाता है ना, हिंदी में भी कुल्स लिख देते हैं, या गुल्स कहा जाता है। इतना ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। उपयोग के लिए वर्षा जल के संग्रह के लिए क्या कहा जाता है? तो अभी हमने पढ़ा जल संचयन। हम वर्षा के जल को क्या करते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, वो इसमें लिखा है। अगर आप चाहते हैं पुनः पढ़ना तो मैं पढ़ देती हूँ। उपयोग के लिए वर्षा के जल संग्रह को वर्षा जल संचयन या वर्षा जल संग्रहण कहा जाता है, जिसमें छत, जमीन या अन्य सतहों से बारिश के पानी को इकट्ठा करके टैंकों, जलाशयों या भूजल रिचार्ज के लिए जमा किया जाता है, ताकि भविष्य में सिंचाई, घरेलू उपयोग और पीने के लिए इस्तेमाल किया जा सके और गिरते भूजल स्तर को रोका जा सके। है ना, जो भूजल स्तर गिर रहा है, कम हो रहा है, उसे भी क्या किया जा सके, रोका जा सके, पानी को इकट्ठा करके। जल वाष्प का संघनित होकर जल की बूंदों में बदलना क्या कहलाता है? बहुत अच्छे से आपको पता है कि वह प्रक्रिया जिसमें गैस ठंडी होकर द्रव्य में बदल जाती है, उसे बादल, ओस, कोहरा या वर्षा कहते हैं। रेन साइकिल आपने पढ़ा होगा। पानी में कोलिफॉर्म की मात्रा किसका सूचक है? पानी में कोलिफॉर्म की उच्च मात्रा मल जल प्रदूषण, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, का सूचक है, जिसका अर्थ है कि पानी में मानव या पशुओं का मल मिल गया है, जिससे हैजा, टाइफाइड जैसे रोगजनक बैक्टीरिया होने का खतरा बढ़ जाता है। हालांकि कोलिफॉर्म खुद सीधे बीमारी नहीं करते, पर इनकी उपस्थिति पानी को असुरक्षित होने के संकेत है कि पानी अब गंदा हो चुका है, मैला हो चुका है। असुरक्षित का मतलब ये इम्पोर्टेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सीवेज के पानी को किस क्रिया द्वारा पुनः चक्रण के लिए शुद्ध किया जाता है, जो गंदा पानी है उसको कैसे हम क्या कर सकते हैं, शुद्ध। सीवेज के पानी को पुनर्चक्रण के लिए सूक्ष्म जीवों की क्रिया, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, निस्पंदन मतलब फर्टिलाइजेशन, रेत सक्रिय कार्बन और झिल्ली फिल्टर, रासायनिक उपचार, कीटाणुओं जैसी कई प्रक्रियाओं द्वारा शुद्ध किया जाता है, ताकि पानी को पीने योग्य या अन्य उपयोगों के लिए सुरक्षित बनाया जा सके, जिससे मुख्य रूप से सूक्ष्म जीवों द्वारा जैविक पदार्थों का विघटन और फिर उन्नत फिल्टर और कीटाणुनाशक द्वारा शेष अशुद्धियों को हटाना शामिल है। इसका ही इंग्लिश वर्जन ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए क्वेश्चन को। जल प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है? देखिए सब प्रदूषण है, पढ़ रहे हैं जो हम, सबके मुख्य कारण अगर आप अपनी विवेक बुद्धि से समझे, सोचे, तो बिल्कुल आपको इसका आंसर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है फिर भी गलत होते हैं। जल प्रदूषण का मुख्य कारण अनौपचारिक घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट,
कृषि अफवाह, प्लास्टिक और ठोस कचरा, तेल रिसाव, खनन अपशिष्ट और अम्लीय वर्षा है जो पानी में हानिकारक रसायन, भारी धातुएं और सूक्ष्म जीव छोड़ते हैं, जिससे जल स्रोत दूषित होते हैं और जलीय जीवन तथा मानव स्वास्थ्य को खतरा होता है। अगर क्वेश्चन आए कि जल प्रदूषण का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा नहीं है, तो ये सब होंगे। इसके अलावा अगर कुछ हटके है तो आप उसको देख सकते हैं, उसको समझना पहले। आपको खुद को पता है पानी किस किस से गंदा हो सकता है। जैविक ऑक्सीजन मांग बीओडी का एक उपाय है। तो ये क्या है? जल प्रदूषण के मुख्य कारण अनौपचारिक घरेलू सीवेज, औद्योगिक अपशिष्ट। अच्छा ये रिपीट हो गया, ठीक ठीक ठीक, रिपीट हो गया बेटा। ये इसको मैं समझा दूंगी आपको, इसमें ऑप्शन तो दिए ही नहीं है। अब मिनी मात्रा रोग कौन से प्रदूषण से संबंधित है, और यह भी इंपॉर्टेंट है। तो मिनी मात्रा रोग मुख्य रूप से पारा प्रदूषण से संबंधित है, जो औद्योगिक अपशिष्ट जल में छोड़े गए मिथाइल मरकरी के कारण होता है। मिनी मात्रा रोग या तो पारा होगा ऑप्शन में, या मिथाइल मरकरी होगा, टिक करना है। जिससे मछलियों और शंखों में यह विष जमा हो जाता है और उन्हें खाने में मनुष्य गंभीर तंत्रिका संबंधित, देखो मिनी मात्रा रोग किसको प्रभावित करता है? हमारे न्यूरोलॉजिक सिस्टम को, है ना। क्यों? क्योंकि जैसे ही पानी में जाएगा मछलियां खाएंगी और मछलियों में जमा हो गया, तो जो मांसाहारी लोग हैं, जो नॉन वेज खाते हैं, उनको भी क्या होगा? इसका इफेक्ट होगा। यह रोग पानी में पारा प्रदूषण के कारण फैलता है और समुद्री जीवों के माध्यम से खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करता है। समुद्री जीव जितने भी जीव खाते हैं वो खाएंगे तो खाद्य श्रृंखला में क्या हो रहा है? प्रवेश हो रहा है। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस इमारत को संगमरमर की इमारत कहते हैं? मुगल वास्तुकला के रूप में जाना जाता है। तो सफेद संगमरमर, आगरा का ताजमहल 7 अजूबे में से एक अजूबा गिना जाता है। इसे मुगल इमारत कहते हैं। इसको जो नाम है वो ताजमहल है। विशेषता है सफेद संगमरमर शैली मुगल वास्तुकला, स्थान आगरा, भारत, निर्माता शाहजहां। ठीक है। सबसे अच्छी संरक्षित बौद्ध गुफाओं में ये है काला गुफाएं, है ना, कला नहीं है ये। काला गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो बेटा ये हमारे महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। काला की जो गुफाएं है महाराष्ट्र राज्य में लोनावाला के पास स्थित है, जो अपने विशाल और अच्छी तरह से संरक्षित चैत्य प्रार्थना कक्ष और शानदार नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। और यह प्राचीन बुद्ध स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। ये आप देख सकते हैं, कुछ फोटोज मैंने डाउनलोड किए आप लोगों के लिए। कुछ इस तरह की गुफाएं हैं। सालाराज संग्रहालय कहाँ स्थित है? सालाराज म्यूजियम लोकेटेड कहाँ पर है? तो यह भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और कौन सी नदी के पास में है? मूसी नदी के तट पर है, जो अपने दुर्लभ कलाकृतियों, ऐतिहासिक संग्रह के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? ये मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। बुद्ध को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वह हुई थी बोध गया बिहार में, एक पीपल के वृक्ष के नीचे, जिसे बोधि वृक्ष कहते हैं। निरंजना नदी के तट के पास में है। यहाँ पर जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके बाद वो बुद्ध कहलाए। यह स्थान आज बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है ना, मतलब पिलीग्राम है, ये तीर्थ है ये बौद्ध धर्म का। जितने भी बौद्धिस्ट हैं, हालांकि सभी धर्म के लोग जा सकते हैं, लेकिन बौद्ध लोगों के लिए यह एक पवित्र स्थान है। जंतर मंतर क्या है? तो जंतर मंतर एक खगोलीय विधि से, एक खगोलीय विधि की वेधशाला है जिससे समय को मापा जाता है। जंतर मंतर प्राचीन खगोलीय वेधशालाओं में का एक समूह है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, जय सिंह द्वारा कराया गया था। और इसे गति का अध्ययन और समय की सटीक गणना करने के लिए करवाया गया था। सबसे अच्छी लमसम जो है वो जयपुर की है, उज्जैन में भी है ना। तो इसका जो निर्माण
करने का श्रेय जाता है वो राजा जय सिंह को जाता है। आशा करती हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अधिक से अधिक लोगों को सेंड कर दें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।